हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट स्टडीज का यूनिट 1, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन यूनिट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी प्रकृति है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, इसके बेसिस पढ़ेंगे हम लोग। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। जो हमारा इकोलॉजी होता है वो हमारी एक स्टडी होती है किसके बीच में, एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट में। जो ह्यूमंस और एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करते हैं हम इसको इकोलॉजी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन नेचर। ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने पर कि जो ह्यूमंस है, प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं, वो किस तरह से डिपेंड है हमारे नेचर में। द environment includes both biotics and abiotic component। जो हमारा एनवायरमेंट है वो उसमें हम बॉटिक मतलब लिविंग थिंग्स भी रहते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी रहते हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इकोलॉजी मेंटेन द नेचुरल बैलेंस ऑन अर्थ। जो इकोलॉजी होता है वो एक नेचुरल बैलेंस बना कर रखता है हमारी अर्थ में। पॉल्यूशन एंड डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस। जो आजकल हमारा मतलब अर्थ में जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है एंड डिफोरेस्टेशन, जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटने की वजह से हो रहा है, तो वो हमारे इकोलॉजी बैलेंस को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। देखो हम ये 5 पॉइंट हमारे बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी के हैं। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्टिंग टुगेदर। इकोसिस्टम क्या है? एक कम्युनिटी होती है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स की, जो कि इंटरेक्टिंग मतलब दोनों को आपस में जोड़ के रखती है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, पॉन्ड, डेजर्ट एंड ओशंस। कंपोनेंट्स क्या है? बायोटिक, प्लांट्स एंड एनिमल जो लिविंग थिंग्स में होते हैं। अबायोटिक क्या होता है? जैसे जो नॉन लिविंग में होते हैं, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट। एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम विया फूड चेन एंड फूड वेब। जो हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होती है वो किसकी हेल्प से होती है? फूड चेन एंड फूड वेब की हेल्प से। एवरी पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम इज इम्पोर्टेंट फॉर इट स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम का हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट होता है अर्थ में रहने के लिए। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग से मिलकर एक कम्युनिटी बनती है जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? इट मीन्स यूजिंग रिसोर्स वाइजली फॉर प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसके मतलब कहने मतलब कि किसी भी अपने फ्यूचर को खराब किए बिना हम आज की जो प्रेजेंट की जो हमारी नीड है उसको फुलफिल करें। जैसे कि हम वाटर का यूज करें इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा, तो वाटर क्या रहा वेस्ट होता जा रहा है, पर जिससे हमारे फ्यूचर में हमारी न्यू जनरेशन आने वाली है उसके लिए प्रॉब्लम होगी, उनके लिए वाटर नहीं होगा। तो ये है कि हम जो प्रेजेंट में जो अभी रिसोर्स ले रहे हैं उसको इस तरह से यूज करें कि जो हमारा जो फ्यूचर है उसमें कोई हार्म ना हो। फोकस ऑन बैलेंस बिटवीन इकोनॉमी, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। हमें फोकस करना चाहिए कि सब कुछ बैलेंस में रहे। एक हमारी इकोनॉमी है, सोसाइटी है, एनवायरनमेंट है। प्रोमोट्स रिन्यूएबल एनर्जीज यूजेस वेस्ट रिडक्शन। हमें रिन्यूएबल एनर्जीज का यूज करना चाहिए जिससे हमारा जो भी वेस्ट वगैरह होता है उसका रिडक्शन मतलब उसको रिड्यूस किया जाए। एंड टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्स और द नेचर। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको हम बचा के रखें ताकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है आने वाली उसका वो यूज कर सके। लाइक एग्जाम्पल रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है? किसी भी चीज को एक बार यूज करने के बाद उसको रिसाइकिल करके फिर से यूज कर लेना। अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाना। कि जो भी हम लोग अभी पेड़ पौधे काट रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। और हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो उससे क्या होगा ना, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उसको रहने में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। एनर्जी इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इससे क्या जैसे पॉल्यूशन वगैरह ट्रांसपोर्ट वगैरह होते हैं वो सब नहीं करने चाहिए।
रिसोर्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? कैन बी रिप्लेस नेचुरली, जिनको हम नेचुरली अपने नेचर से रिप्लेस कर सके, जैसे सोलर एनर्जी हमारी वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। विंड, वाटर, ये सारे हमारे क्या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के एग्जांपल्स। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? नेचर से ही रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है, ये जो विंड है, ये जो वाटर है, ये हमें सारी कहाँ से मिले? हमें नेचर से ही मिलते हैं ना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड इन क्वांटिटी। जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? क्वांटिटी में क्या होते हैं? लिमिटेड है। जैसे कोल, एक टाइम तक क्या होगा, जब कोल की जो वैल्यू है ना वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है, तो जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए तो यूज करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस जो है, ऑक्सीजन हो गया, ऐसे हमारी क्या नेचुरल गैसेस होती है जो लोग हम लोग यूज कर रहे हैं अभी। अगर हम पेड़ पौधे ज्यादा काटेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या होगा कि नेचुरल गैसेस नहीं मिलेंगी। तो ये हमारा क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओवर यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कॉजेज पॉल्यूशन। जब हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज्यादा ओवर यूज कर देते हैं तो उससे क्या होता है? उससे पॉल्यूशन बढ़ जाता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? हमारे एक इको फ्रेंडली होते हैं, जैसे हमारे नेचर को कोई भी हार्म नहीं पहुंचता है, एंड सस्टेनेबल मतलब जिसको हमारी फ्यूचर जनरेशन क्या कर सकती है? यूज कर सकती है। हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई हार्म नहीं करते रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी फॉर फ्यूचर नीड। हमें अपने सारे रिसोर्सों को क्या कर चाहिए? कंजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर नीड्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? इट इज द राइज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू एक्सेस ग्रीन हाउस गैसेस। एक एवरेज टेम्परेचर पे जो भी ग्रीन हाउस होती है वो कुछ गैसेस को क्या करता है? एक्सेस करता है, जिस समय ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है? हार्म हो रहा है। मेन गैसेस कौन सी होती हैं ग्लोबल वार्मिंग में? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। कारण क्या है इसके? कॉजेस क्या होते हैं? बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जो अभी हमें पेट्रोल वगैरह जला रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? इससे हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो खराब होता जा रहा है। डिफोरेस्टेशन, पेड़ पौधों को काटना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री में फॉसिल फ्यूल जलाए जा रहे हैं एंड केमिकल्स का यूज हो रहा है, तो ये एंड और जगह जगह पे पेड़ों को काट के इंडस्ट्री बनाई जा रही है। तो ये सारी इस सब से क्या हो रहा है? इन सब से हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या हो रहा है? डैमेज होता चला जा रहा है। इफेक्ट क्या है? मेल्टिंग ग्लेशियर। जब ज्यादा से ज्यादा हीट टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो जो हमारे ग्लेशियर है वो क्या होंगे? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। रीजन सी लेवल, जो सी समुद्र का लेवल है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारा सी लेवल होता है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। एंड एक्सट्रीम वेदर, मतलब वेदर में कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। सॉल्यूशन क्या है हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए? रिड्यूस इमिशंस, प्लांट्स मोर ट्रीज। हमें ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और जो भी हम गलत चीजों को यूज करें उसको करना कम कर देना चाहिए, रिड्यूस कर लेना चाहिए। एंड यूज क्लीन एनर्जी, हमें क्लीन एनर्जी का यूज करना चाहिए। तो ये था हमारा ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज एंड इट इम्पैक्ट। जो हमारा क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं उसके हमारे में लाइफ से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्लाइमेट चेंज मीन्स लॉन्ग टर्म चेंजेस इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है? कि लॉन्ग टर्म चेंजेस, बहुत लंबे टाइम के लिए टेम्परेचर में चेंज आ जाना, वेदर पैटर्न्स है कि उसके मेनली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ग्लोबल। मौसम क्यों चेंज होता है? अब क्या होता है कि गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है और सर्दी बहुत कम होती है, तो ये किसकी वजह से? हमारी क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज क्यों बन रहा है? क्योंकि जो हमारी ह्यूमंस की एक्टिविटीज है उसके कारण चेंजेस होते हैं। एंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हमारी क्या हो रही है इस टाइम पे? बहुत ज्यादा बेकार होती जा रही है। इम्पैक्ट इंक्लूडिंग फ्लड, इससे क्या होता है? या तो सूखा, बाढ़ आ सकती है। एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी उसको क्या हम कर सकते हैं? लॉस हो जाएगी, फ्लड्स, बाढ़ वगैरह आ जाएगी, सूखा वगैरह पड़ जाएगा। तो ये हमारे सारे क्या है? टेम्परेचर चेंजेस के इम्पैक्ट है, ये ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छे नहीं है। अफेक्ट एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ,
ये हमारे एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ में क्या अफेक्ट कर सकती हैं। सॉल्यूशन, यूज रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स। हमें क्या करना चाहिए कि हमें रिन्यूएबल एनर्जीज का यूज करना चाहिए एंड रिड्यूस करने चाहिए कार्बन फुटप्रिंट्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस दैट कीप अर्थ वार्म इनफ टू सपोर्ट लाइफ। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? जो हमारी नेचुरल प्रोसेस है अर्थ को बचाने के लिए, तो वो क्या बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी, तो वो हमारे लिए क्या, वो हमें ठंडी रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारी लाइफ को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप हीट इन द एटमोस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेज क्या करते हैं? हीट को ट्रैप कर लेती हैं हमारे एटमोस्फेयर में। एक्सेस गैसेस क्यों? ग्लोबल वार्मिंग। ज्यादा गैसों के बढ़ने से क्या होगा, हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बेकार हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा हार्म होंगी। मेजर गैसेस कौन सी हमारी ग्रीन हाउस में? CO2 होती है, CH4 एंड N2O एंड वाटर वेपर। जो हम लोग वाटर वेपर, पता ही होगा आपको कि वाटर को जब हीट करते हैं तो उससे वाटर वेपर बनता है। रिड्यूस इमिशंस, हेल्प कंट्रोल्स एंड हेल्प कंट्रोल दिस इफेक्ट। रिड्यूस इमिशंस मतलब कुछ चीजों का एक तरीके से इस्तेमाल करना ही, ये सब चीजें हमारे लिए क्या होंगी, अच्छे से वर्क करना स्टार्ट करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब ग्रीन हाउस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जब हम सारी चीजों का ओवर यूज नहीं करेंगे और फॉसिल फ्यूल, डिफोर्टेशन, इन सबको क्या करेंगे, कम कर देंगे करना। एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? रेन मिक्स्ड विथ हार्मफुल एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड। एसिड रेन का मतलब है जब हमारे रेन में कुछ एसिडिक या कुछ केमिकल्स का मिश्रण होता है। रेन मिक्स्ड विथ हार्मफुल एसिड्स, जो हमारी रेन होती है, रेन का जो वाटर होता है उसमें कुछ हार्मफुल एसिड मिक्स हो जाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये एसिड जब हमारे रेन में मिक्स हो जाते हैं, रेन वाटर में, तो ये एसिड रेन बन जाती है। ये क्यों होता है? बर्निंग ऑफ कोल। जब हम कोल को जलाते हैं उससे जो स्मोक निकलता है, तो हम उस तो वो जब स्मोक निकलेगा तो वो क्लाउड्स में जाएगा, ठीक है। एंड व्हीकल इमेज, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां जब चल रही है उसमें में क्या हो रहा है, स्मोक इससे भी निकल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या पॉल्यूशन कर रहा है, और ये सारे कहाँ जाते हैं, हमारे रेन में हमारे साथ वापिस अनस्टार्ट हो जाते हैं। हार्म्स प्लांट, सॉइल, बिल्डिंग्स एंड एक्वा लाइफ। सब प्लांट्स में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सॉइल भी खराब हो रही है, बिल्डिंग्स एंड एक्वाटिक लाइफ, जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं उनको भी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जब एसिड रेन अर्थ में आएगी तो वो प्लांट्स में भी जाएगा उसको पानी, तो प्लांट्स क्या होंगे, ग्रो नहीं करेंगे जल्दी। सॉइल, वाटर तो पान जमीन में जाएगा तो उससे क्या होगी, जो हमारी एग्रीकल्चर होगी, फार्मिंग वगैरह, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्डिंग्स, बिल्डिंग में जो पेंट वगैरह वो सब खराब होने स्टार्ट हो जाता है। एक्वाटिक लाइफ, एक्वाटिक लाइफ में क्या होगा कि जो हमारा रेन वाटर होता है वो जाके हमारे समुद्र में जाके मिल जाता है, जिससे समुद्री जानवर होंगे उनको ऑक्सीजन लेने में एंड उनको सर्वाइव करने में क्या होगी, प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगे। लोअर सॉइल फर्टिलिटी एंड डैमेज फॉरेस्ट। जब सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो उससे हमारे जो फॉरेस्ट होंगे वो क्या होंगे, धीरे धीरे खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। सोल्यूशन क्या है इसका? यूज क्लीन फ्यूल्स एंड कंट्रोल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। हमें कुछ ऐसे फ्यूल्स यूज करने चाहिए जो हमारे लिए ठीक हो एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बता रही हूँ ताकि इससे आप एक लॉन्ग आंसर आराम से बना सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको एग्जाम्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इससे आप सेमेस्टर एग्जाम में ना इसको ही बना के 5 से 4 पेजेस में आराम से लिख लोगे, इससे आपके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आएंगे। थैंक यू।